इवन ये वीडियो जो है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का चौथा वीडियो है। इसमें हम लोग सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे और जितने भी एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है वो भी हम साथ के साथ करते चल रहे हैं। तो आइए फिर देखते हैं। इस वीडियो का टॉपिक मेनली होगा बॉम्बे डेक्कन पे जो रायोट्स हुए थे उन्हें समझेंगे। देखिए क्या बोला जा रहा है। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, पीजेंट्स बहुत सारे इंडिया के पार्ट्स में रिवोल्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके पीछे क्या मुख्य वजहें थी, आइए पहले उन्हें देखते हैं। सबसे पहले हुआ क्या वो समझते हैं। 1875 में डेक्कन में एक इसी टाइप का रिवोल्ट देखने को मिला। क्या हुआ, अकाउंट बुक्स को जला दिया गया। यानी जो खाता बही चलता था जिसके बेसिस पे जो पट्टा वगैरह जारी किए जाते थे या लिखा जाता था कि कितने रेंट देने हैं, कितने टैक्स देने हैं, इसे जला दिया गया। देखिए हुआ क्या, इट वॉज अ मार्केट सेंटर वेयर मेनी शॉपकीपर एंड मेनी लेंडर लिव्ड। एक मार्केट सेंटर था जहाँ पे बहुत सारे मनी लेंडर और शॉपकीपर रहते थे। 1875 के 12 मई को क्या हुआ, रेवॉर्ड्स फ्रॉम सराउंडिंग रूरल एरियाज गैदर्ड एंड अटैक्ड द शॉपकीपर। 12 मई 1875 को जो किसान होते हैं वो चारों तरफ से रूरल एरिया को घेर लेते हैं और शॉपकीपर को, दुकानदारों को अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनके बही खाता की मांग करते हैं कि कहाँ है आपके बही खाता, वो लेकर के आइए। उसके बाद क्या होता है, उन्होंने खाता, किसान जो है, रेयट्स जो है, वो खाता जलाना शुरू कर देते हैं। ग्रेन शॉप यानी जहाँ पे सामान रखे होते हैं, अनाज रखे होते हैं, उसे लूटना शुरू कर देते हैं और कुछ केसेस में घर पर आग भी लगा देते हैं। पूना में ये रिवोल्ट अहमदनगर तक फैल गया। पूना से उसके बाद अगले महीने ये और भी काफ़ी ज़्यादा एरिया में फैलता गया। काफ़ी ज़्यादा गांव इससे ज़्यादा इफेक्ट हुए और बोला गया जो पैटर्न है हर जगह पे लगभग सेम था। साहूकार को अटैक किया जाता था, अकाउंट बुक बर्न किए जाते थे और डेप्ट बॉन्ड को डिस्ट्रॉय किया जाता था। बेसिकली किसान ये चाहते थे कि किसी तरह से जो लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर रेंट लिए जा रहे हैं उसे बर्बाद कर दिया जाए। पीजेंट अटैक से टेरिफाई होकर साहूकार जो किस गाँव की तरफ भागते हैं, लेकिन वेरी ऑफन लिविंग देयर प्रॉपर्टी एंड बिलोंगिंग बिहाइंड। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया, ब्रिटिश ऑफिशियल ने ये देखा कि उन्हें लगा कि कहीं 1857 का जो विद्रोह है वो वापस से ना रिपीट हो जाए, इसलिए पुलिस पोस्ट इस्टेब्लिश कर दिया गया गांव में, ताकि जो किसान है उन्हें डराया जा सके। ट्रूप्स वर क्विकली कॉल्ड इन, बहुत सारे जगहों पे जल्दी से पुलिसें बुलाई गई। 951 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और बहुत लोगों को दोषी बनाया गया। देखिए 1875 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूना के क्या लिखते हैं पुलिस कमिश्नर को। ये कहते हैं कि वन हाउस ऑफ अ मनी लेंडर वाज बर्न डाउन, यानी एक घर को, मनी लेंडर के घर को जला दिया गया। काफ़ी सारे लोगों को फोर्सिबली ब्रोकन इनटू एंड कंप्लीटली गटेड ऑफ देयर कंटेंट। अकाउंट, पेपर, बॉन्ड, ग्रेन, जितनी भी चीज़ें हैं उसे जला दिया गया और राख में मिला दिया गया। बट जैसा कि ये डेक्कन राइट कमीशन की रिपोर्ट है, अभी डेक्कन राइट कमीशन पर भी बात करेंगे, एक कमीशन भी गठित की गई थी। बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जिस तरह से 1857 का विद्रोह हुआ, 1885 जिस तरह से 1857 का रिवोल्ट हुआ, वो ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो चीज़ें वापस रिपीट हो। 1875 में उन्होंने क्या किया, तुरंत ही इस चीज़ को दबाने की पूरी कोशिश की और विद्रोह को दबा दिया गया। दोस्तों क्वेश्चन पर जाने से पहले एक छोटी सी टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं। कॉटन बूम। देखिए कॉटन बूम क्या था, 1840s के टाइम पे इकोनॉमी रिकवरी होना शुरू हो गई इंडिया में। मतलब ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज़ हो गया कि जो सेटलमेंट है 1820s का, खास करके रैयतवारी सेटलमेंट, वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंट है, बहुत ज़्यादा हार्श प्रैक्टिसेज की जा रही हैं और रेवेन्यू डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, पीजेंट्री इनकम कोलैप्स हो जाएगी और एट द एंड हमें ही नुकसान होगा। तो ऐसा नहीं ब्रिटिशर्स भलाई कर रहे थे, उन्हें पता चल गया था कि इससे एट द एंड लॉस हमें ही होने जा रहा है, क्योंकि किसान फिर अदर कामों में शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। 1845 के बाद देखा गया कि एग्रीकल्चर प्राइसेज जो है वो रिकवर होना शुरू हो गई, धीरे धीरे चीज़ें सही डायरेक्शन में चलनी शुरू हो गई। और यहाँ पे आप देखिए 1868, अगर 1860 से बात करें 1868 तक, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉटन बूम देखने को मिला। इसके अंदर क्या हुआ देखिए, 1860s से पहले तक क्या होता था कि जो 3/4 है रॉ कॉटन का ब्रिटेन में, वो अमेरिका से जाता था। बट ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर को काफ़ी लंबे समय तक अमेरिकन सप्लाईज पर डिपेंड रहना पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि अगर कैसा हो, अगर जो हमारे इंडिया के अंदर जिस पर हम रूल कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने सोचा कि अगर इंडिया से हमें कॉटन मिलना शुरू हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा होगा। 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन की स्थापना की गई ब्रिटेन में और 1859 में मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना की गई। अब देखिए इंडिया को वो लोग इस रूप में देखने लगे कि इंडिया जो है अब कॉटन सप्लाई को पूरा कर पाएगा। ठीक, और लंकाशायर जो ब्रिटेन में जगह है वहाँ पे बोला गया कि अब कॉटन सप्लाई को इंडिया से लिया जाएगा। और जब अमेरिकन सिविल वॉर ब्रेक हुआ 1861 में, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैनिक फैल गया कॉटन सर्कल में ब्रिटेन में कि अब कहाँ से कॉटन आएगा, हमें तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। ब्रिटेन में ऐसी बातें फैलना शुरू हो गई। अब रॉ कॉटन इम्पोर्ट फ्रॉम अमेरिका फेल टू लेस देन 3%, यानी पहले जो चीज़ें लगभग 75% तक आती थी वो 3% से भी गिर गई और
बोला जा रहा है काफ़ी ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है वो घट गया ब्रिटेन। सो इसका डायरेक्ट फ़ायदा इंडिया के पीजेंट्स को हुआ। देखिए क्या हुआ, बोला गया कॉटन प्राइसेस सोर्ड, एक्सपोर्ट मर्चेंट इन बॉम्बे वर कीन टू सिक्योर एज मच एज कॉटन एज पॉसिबल टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। जैसे ही पता चला इंडिया को कि इस तरह से चीज़ें हो रही है, तो यहाँ के पीजेंट्स ने, यहाँ के साहूकारों ने क्या किया कि जो कॉटन प्राइसेस की कीमत बढ़ी है उसे अब हम लोग ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा कॉटन सप्लाई करेंगे। अब डेक्कन विलेजेस में रेयोट्स जो हैं, किसान जो है उन्हें एक्सेस अमाउंट ऑफ लिमिटलेस क्रेडिट मिलना शुरू हो गया। पहले ही 100 रुपये एडवांस दे दिए जाते थे, जो कि पहले देखने को नहीं मिल रहा था। ये कॉटन बूम के कारण हुआ, जब कॉटन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई सिविल वॉर अमेरिका में होने के कारण, तो इसका फ़ायदा इंडिया के पीजेंट्स को मिला। उसके बाद ये भी बोला जा रहा है कि अमेरिकन क्राइसिस के कारण जो है वो 1860 से 1864 तक कॉटन एकरेज डबल हो गई। बस 4 सालों में जो है वो कॉटन की प्रोडक्शन भी डबल हो गई और एक्सपोर्ट्स भी डबल हो गए। सो नाउ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बोला गया है कि इमीडिएट कोज क्या था डेक्कन रायोट का? क्या शेडो ऑफ अ फेमाइन था? क्या हाई इंटरेस्ट रेट महाजन के द्वारा लिया जाता था वो था? क्या हाई लैंड रेवेन्यू रेट था? या प्रोटेस्ट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ रिलीजियस रिफॉर्म? नहीं, किसी प्रकार की कोई रिलीजियस रिफॉर्म की बात नहीं थी, ना ही फेमाइन उस टाइम पे देखने को मिला। हाई लैंड रेवेन्यू रेट या फिर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन, इन दो में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए क्या था, हाई लैंड रेवेन्यू रेट नहीं था डेफिनेटली। उस टाइम पे लैंड रेवेन्यू रेट तो ज़्यादा था ही, बट डेक्कन रायोट के पीछे ये प्रमुख वजह नहीं थी। इसके पीछे की प्रमुख वजह ये थी कि हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जा रहे थे महाजन्स के द्वारा। ऑप्शन बी इसका ऑफिशियली करेक्ट आंसर है। हालांकि डेफिनेटली सी इसका कोज है, बट यहाँ पे जब इमीडिएट कोज की बात की जा रही है कि जैसे ही डेक्कन रायोट फैला उसके पीछे की मुख्य वजह क्या थी, इमीडिएट कोज, इस वजह से ऑप्शन बी इसका सही आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सीडीएस का है। पूछा गया आपको डेक्कन रायोट कमीशन के बारे में कौन से कथन सही हैं। पहला बोला गया डेक्कन रायोट रिजल्टेड इन प्रोटेक्शन फॉर पीजेंट थ्रू द डेक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट 1879। दूसरा है यहाँ पर द रायोट्स डिड नॉट स्प्रेड टू द होल ऑफ महाराष्ट्र बिकॉज ऑफ प्रॉम्प्ट सप्रेशन बाय द ब्रिटिशर्स। तो हमने देखा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि 1857 की क्रांति पुनः हो, इस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा इसे दबाने में जुट गए और केवल 1-2 जिलों तक ही इस रिवोल्ट को फैलने दिया। तीसरा बोला जा रहा है द ब्रिटिश वर अनेबल टू कंटेन द रायोट एंड दे स्प्रेड थ्रू आउट महाराष्ट्र। ये पूरे महाराष्ट्र में फैल गई। नहीं, वो रोकने में कामयाब थे, तुरंत ही इसे रोक लिया गया, दबा दिया गया। तो ऑप्शन 3 तो गलत है। बोला गया कॉटन बूम इन द डेक्कन that had been caused by the artificial demand generated by the American Civil War caused the impoverishment of the peasant। So देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 3 को एलिमिनेट करते हैं। 3 तो गलत है डेफिनेटली, और फर्स्ट तो सही है, यानी यहाँ से 2 स्टेटमेंट गलत हो गए। अब ना चेक करते हैं क्या सेकंड सही। हाँ बिल्कुल सही है, सेकंड भी तो सही है, यानी इसका आंसर बना ऑप्शन डी। इसका आंसर बना ऑप्शन डी। फिर थर्ड वाला गलत है। हमने देखा क्यों गलत है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो अनेबल नहीं थे, ब्रिटिशर्स ने तुरंत ही इस रायोट को दबा दिया था। चौथा को थोड़ा समझ लेते हैं। द कॉटन बूम इन द डेक्कन दैट हैड बीन कोज्ड बाय द आर्टिफिशियल डिमांड जनरेटेड बाय अमेरिकन सिविल वॉर कॉज्ड द इम्पोरिशमेंट ऑफ पीजेंट। देखिए हुआ क्या, जब कॉटन बूम डेक्कन में बढ़ गया तो आर्टिफिशियल डिमांड अमेरिकन सिविल वॉर में बढ़ गई, जिससे पीजेंट्स को और नुकसान हुआ। अब इस चीज़ पर यहाँ पर हमने बात की थी कि किस तरह से जो अमेरिकन क्राइसिस है उसमें भारत को फ़ायदा हुआ। डेफिनेटली कॉटन प्रोडक्शन काफ़ी बूम किया और 1860 से 1864 तक ही कॉटन एकरेज डबल हो गया। इसके आगे की कहानी कुछ सही नहीं थी। देखिए हुआ क्या, क्रेडिट ड्राई कर गया। जब कॉटन बूम ख़त्म हुआ तब की बात समझिए। द कॉटन मर्चेंट जो है इंडिया में हैड विजन ऑफ कैप्चरिंग द वर्ल्ड मार्केट इन रॉ कॉटन। अब भारत के जो कॉटन मर्चेंट थे, कॉटन व्यापारी थे, उनके पास ये उद्देश्य था कि पूरे वर्ल्ड मार्केट में हम लोग अपना जो कॉटन है वो सप्लाई करें। अब इंडिया के कॉटन मर्चेंट्स के जो सपने हैं वो 1865 में चूर होते हैं, जब ये पता चला कि जो अमेरिका की सिविल वॉर है वो ख़त्म हो चुकी है। 1865 में जब ये पता चला तो समझ में आ गया इंडियन कॉटन पीजेंट्स को कि अब पहले की तरह फ़ायदे नहीं रहे। अब इसका नुकसान ये हुआ, इंडियन कॉटन एक्सपोर्ट टू ब्रिटेन स्टीडली डिक्लाइन। अब लगातार ही जो एक्सपोर्ट है ब्रिटेन ने वो भारत से करना बंद कर दिया और अमेरिकन की तरफ दोबारा शिफ्ट कर दिए गए। अब इसका ये हुआ कि एक्सपोर्ट मर्चेंट्स एंड साहूकार इन महाराष्ट्र वर नो लॉन्गर कीन ऑन एक्सटेंडिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट। अब महाराष्ट्र के जो साहूकार है और एक्सपोर्ट मर्चेंट्स है, अब वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट लेने को उत्सुक नहीं थे। अब उन्होंने इंडियन कॉटन, अब इससे नुकसान ये हुआ कि इंडियन कॉटन का जो कीमत है वो दिनों दिन गिरती गई। सो दे डिसाइडेड टू क्लोज डाउन देयर ऑपरेशन, रेस्ट्रिक्ट देयर एडवांसेस टू पीजेंट एंड डिमांड रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स। यानी कहा गया कि जो
अपने अब हम लोगों को काम है वो बंद करने पड़ेंगे। जो लोन किसानों को दिए जा रहे थे वो भी बंद कर दिए गए और पूरी तरह से क्रेडिट खत्म हो गई। द रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज, इसलिए रेवेन्यू डिमांड भी बढ़ गई। और फर्स्ट रेवेन्यू सेटलमेंट जो हमने देखा 1820 और 1830 के टाइम पे, उसके बाद यही बोला गया कि नाउ इट वाज टाइम फॉर द नेक्स्ट एंड इन द न्यू सेटलमेंट द डिमांड वाज इंक्रीज ड्रामेटिकली। बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए गए क्योंकि जो लॉसेज हुए थे उन्हें रिकवर करना था, तो 50 से 100% कर दिया गया। अब इतने ज़्यादा बढ़े हुए दाम को रेवर्ट्स कैसे पे करते हैं, इसी वजह से हमने 1875 का जो डेक्कन रायोट देखा, वो एक वजह, सबसे प्रमुख वजह ये भी थी क्या कि जो महाजन है, जो साहूकार है, उनके द्वारा 50 से 100% कर दिया गया। यहाँ पे पढ़िए, जो रेंट है उसे क्या कर दिया, 50 से 100%। सो अब हमने इसका सारे के सारे एक्सप्लेनेशन देख लिए, तो इसका आंसर बना 1, 2 एंड 4। 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन डेक्कन रायट कमीशन के बारे में है। आपको बोला गया कि जो कमीशन है उसने उन डिस्ट्रिक्ट को इंक्वायर नहीं किया जहां पे ये रिवोल्ट नहीं फैला था। दूसरा बोला गया कमिश्नर डिड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ रायोट, साहूकार एंड आई विटनेस। तो आइए डेक्कन रायट कमीशन को पहले समझते हैं। सो जब डेक्कन में रिवोल्ट स्प्रेड होना शुरू हो गया तो बॉम्बे की गवर्नमेंट ने सोचा कि ये छोटे मोटे रिवोल्ट है, एनीथिंग सीरियस नहीं है। बट जो भारत सरकार है उस टाइम पे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने प्रेशराइज किया बॉम्बे को कि एक कमीशन इंक्वायर किया जाए और चेक किया जाए कि इन रायोट्स के पीछे की मुख्य वजह क्या क्या थी। द कमीशन प्रोड्यूस्ड अ रिपोर्ट दैट वाज प्रेजेंटेड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878। 3 सालों के बाद ये रिपोर्ट तैयार कर दिया गया और इसके बेसिस पे क्या कहा गया देखते हैं। द कमीशन कहाँ, सबसे पहले कमीशन ने कहाँ का इंक्वायरी ली। द कमीशन हेल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द रायोट्स स्प्रेड, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स ऑफ रायोट्स, साहूकार एंड आई विटनेस, कंपाइल्ड स्टेटिकल डेटा ऑन रेवेन्यू रेट, प्राइसेज एंड इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेज दिया गया। यानी कहा जा रहा है कमीशन ने उन डिस्ट्रिक्ट को इंक्वायर किया जहाँ पे ये दंगे फैले थे, रिकॉर्ड किया रायोट्स की स्टेटमेंट की, किसान क्या बोल रहे हैं, साहूकार क्या बोल रहे हैं, जिन्होंने आंखों से देखा, चश्मदीद गवाह हैं इस रिवोल्ट के, वो इन चीज़ों पर क्या बोल रहे हैं, इन रायोट्स के पीछे क्या वजह थी। सो 2 बातें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जो रायोट्स है, जहाँ पे रायोट्स फैले थे, ये वाला लाइन पढ़िए, इन द डिस्ट्रिक्ट वेयर द रायोट्स स्प्रेड, जहाँ पे रायोट्स फैले थे उन जगहों पे इंक्वायरी की गई। और दूसरी बात तो यह है कि रायोट्स, साहूकार, आई विटनेसेस, इन लोगों के स्टेटमेंट्स लिए गए। सो अब इस एनडीए वाले क्वेश्चन को आंसर करते हैं। यहाँ पे हमसे बोला गया था कि डेक्कन रायट कमीशन के बारे में कौन सा कथन सही है। क्या फर्स्ट वाला सही है, द कमीशन डिड नॉट होल्ड इंक्वायरीज इन द डिस्ट्रिक्ट विच वर नॉट अफेक्टेड। तो जो अफेक्टेड रीजन नहीं थे वहाँ पे तो इंक्वायरी नहीं देखी गई, हमने देखा कि अफेक्टेड रीजन पर ही इंक्वायरी की गई, तो फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोला गया द कमीशन डिड रिकॉर्ड द स्टेटमेंट। हाँ बिल्कुल, जितने भी किसान थे, साहूकार थे, आई विटनेस थे, जो उस टाइम पे रायोट्स के गवाह थे, उन सभी से पूछताछ की गई कमीशन के द्वारा और देखा गया कि क्या क्या मुख्य वजहें थी। तो इसका आंसर फिर क्या बनता है, ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया, कमीशन ने इंक्वायरी किया उन डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ पे रायोट फैला था और रिकॉर्ड स्टेटमेंट लिए गए रायोट, साहूकार और आई विटनेसेस के। नाउ CAPF के इस क्वेश्चन को करिए। बोला गया है डेक्कन रायोट के बारे में कौन से कथन सही हैं। ये एक पीजेंट रिवोल्ट था, ना कि पुअर ट्राइबल और लैंडलेस पीजेंट का रिवोल्ट था। ये बिल्कुल सही बात है। अर्लियर जो रिवोल्ट हुए थे, जैसे संथाल रेवेलियन, उसके बाद जो आपके राजमहल हिल्स के पास जो रिवोल्ट हुए थे, उनमें बेसिकली ये था कि जो पुअर ट्राइबल्स के बीच और ज़मींदारों के बीच विद्रोह हो रहा था। बट इनमें क्या हुआ था कि सिर्फ जो किसान थे, क्योंकि जो बेसिकली रेंट बढ़ा दिया गया था 50 से 100% हमने देखा, उसी के बेसिस पे ये रायोट्स हो रहे थे। सो फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है, ये एक पीजेंट रिवोल्ट था। दूसरा बोला गया है इट वाज अ लेड बाय रिलेटिवली बेटर ऑफ सेक्शन ऑफ द पीजेंट्री हु वर कॉल्ड कुनवी पीजेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये भी बिल्कुल सही बात है। कुनवी पीजेंट्स जो महाराष्ट्र में थे, उन्होंने इस पीजेंट्री मूवमेंट को लीड किया था। तो यहाँ से दोनों ही स्टेटमेंट सही बनते हैं और हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CAPF में काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हैं डेक्कन रायट से। ये क्वेश्चन देखिए, बोला गया है द डेक्कन रायोट्स कमीशन वर कंसर्न विथ, किस चीज़ से जुड़ा हुआ था, पीजेंट्स के इनडेप्टनेस से। दूसरा बोला गया लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। तीसरा बोला गया प्रॉब्लम विद द रैयतवारी सिस्टम। चौथा बोला गया कम्युनल रायोट था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पीजेंट्स इनडेप्टनेस थे, यानी पीजेंट्स जो है वो अपने कर्ज चुकाने में जब असमर्थ हो गए, तो कहीं ना कहीं डेक्कन रायोट कमीशन एक प्रमुख वजह थी इसकी। इसके बाद और भी जो वजहें थी कि किस तरह से कॉटन बूम के बाद किसान जो है वो घाटे में चले गए 50 पर, फिर भी क्या हुआ 50 से 100% उनके टैक्स को बढ़ा दिया गया। तो इस वजह से क्या हुआ, इनडेप्टनेस आ गई पीजेंट्स में, और ये प्रमुख कारण बना डेक्कन रायोट्स का।
सो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। बोला गया है कि किस सिस्टम के अंदर जो किसान है वो खुद ही मालिकाना हक उन्हें होता था ज़मीनों का, और फिर वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करते थे। तो ये कौन सा सिस्टम था? रेयतवारी सिस्टम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपने देखा किस तरह हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनफैक्ट ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे, जैसा कि मैंने करवाया, काफ़ी सारे क्वेश्चन करवाए और एनसीईआरटी के अंदर भी जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी हमने कवर कर ली। सो ये वीडियो अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, और एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।